हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हमने आपको क्लास 12th का चैप्टर नंबर 5 सांतत्यता तथा अवकलनीयता के बेसिक के बारे में हमने आपको समझाया था। ठीक है, आज भी उसी चैप्टर के बेसिक के बारे में हम आपको समझाने वाले हैं। यानी कल जो बेसिक समझाया था वो जो बेसिक था वो 90% आपका 11th का बेसिक था, क्योंकि जिन बच्चों में हो सकता है लिमिट 11th में भी थी और 11th से स्टार्ट हुई थी लिमिट, तो कुछ बच्चों ने पढ़ा भी होगा या नहीं भी पढ़ा होगा लिमिट क्या होती है, कैसे निकालते हैं, तो वो सब चीज़ थोड़ा सा इसलिए हमने 11th के बेसिक के बारे में समझाया था। क्योंकि हमारा जो एम है वो है आपको समझाना। ठीक है, अगर एक वीडियो एक्स्ट्रा बन रहा है तो बनने दीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बेसिक की 2 वीडियो इस चैप्टर की आपकी हो जाएंगी। ठीक, तो फर्स्ट वीडियो आपकी वो 11th की है, मतलब उसमें जो मैंने समझाया था वो 11th से रिलेटेड था। जो आज मैं समझाने वाला हूँ ये पूरा का पूरा कंसेप्ट चैप्टर नंबर 5 सांतत्यता अवकलनीयता का 12th बेस्ड है। ठीक है, यानी जो कल बेसिक समझाया था वो 11th का था, जो आज समझाने जा रहा हूँ वो 12th का बेसिक है। यानी इस चैप्टर में जो यूज होना है, थोड़ा सा मैंने इसलिए लिमिट को लेके बता दिया था क्योंकि लिमिट आपके लिए नया है। 11th में जिन लोगों ने नहीं पढ़ा उनके लिए तो है ही नया। ओके, इसीलिए थोड़ा सा 11th के बारे में मैंने समझाया था। आज 12th के बारे में चलने वाला है, तो इस वीडियो को आप अच्छे से देखना, बेसिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और समझना भी है। देखिए, कल मैंने शायद आपको समझा दिया था कि लिमिट किस तरीके से निकालते हैं। यानी जिस वैल्यू पर लिमिट निकाल रहे हैं, अगर आपको डिसकंटिन्यू वैल्यू मिल रही है, डिसकंटिन्यू नहीं, इनडिटर्मिनेट फॉर्म मिल रही है, ठीक है, यानी अनिश्चित मान मिल रहा है, तो फिर उसके आसपास की वैल्यूज़ को रखकर जो है हम लिमिट की वैल्यू निकालते थे। आज अगर हम बात करें तो आज हम बात करेंगे, जैसे अगर हमारे पास कोई फंक्शन है, ठीक है, कोई फंक्शन है f(x) और उसको हम लिमिट की फॉर्म में लिखना चाहते हैं और उसकी लिमिट निकालना चाहते हैं किसी बिंदु x बराबर a पर। ठीक है, किसी भी फंक्शन f(x) की x बराबर a बिंदु पर अगर हम उसकी लिमिट निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले उसको हम लिमिट की फॉर्म में लिखेंगे कैसे। ठीक है, उसका सिंबल क्या है, उसको लिखने का तरीका क्या है वो देखते हैं। ठीक है, फिर लिमिट किस तरीके से निकालेंगे, ठीक है, और सांतत्यता और अवकलनीयता के बारे में भी आज हम समझेंगे। ठीक है, तो देखिए, बात करें यहाँ पर हम, जैसे मान लीजिए, माना यानी किसी फलन को लिमिट की फॉर्म में लिखना। x बराबर a बिंदु पर। ठीक है, ये चीज़ है, यानी कोई बिंदु हमारे पास x है, ठीक है, और x बराबर a बिंदु पर हम किसी फंक्शन की लिमिट निकाल रहे हैं, तो सबसे पहले उसको लिखेंगे किस तरीके से। तो देखिए, लिमिट x टेंड्स टू a, क्योंकि x बराबर a बिंदु पर हम जो है इसको लिख रहे हैं, और यहाँ पर आ जाएगा आपका फलन f(x). इस तरीके से हम उसको लिखेंगे। ये चिन्ह है, ये सिंबल है उसको लिखने का। ठीक है, यानी किसी फंक्शन, अगर हमें कोई भी फंक्शन गिवन है, उस फंक्शन की लिमिट अगर हम निकालना चाहते हैं किसी भी पॉइंट पर, यानी यहाँ पर हम x बराबर a पॉइंट पर निकाल रहे हैं, तो हम उसको किस तरीके से लिमिट की फॉर्म में लिखेंगे। तो हम उसको लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू a, क्योंकि a बिंदु पर हम निकाल रहे हैं लिमिट, और फलन f(x) की निकाल रहे हैं, इसलिए फलन यहाँ f(x) हो जाएगा। ठीक है, और जो इस के बराबर में हमें वैल्यू प्राप्त होगी, यानी लिमिट x टेंड्स टू a f(x) बराबर, यहाँ जो भी आपको वैल्यू प्राप्त होगी, जो भी वैल्यू होगी, वो वैल्यू इस फंक्शन की लिमिट होगी। ठीक है, वो वैल्यू क्या होगी, इस फंक्शन की लिमिट होगी। जो भी वैल्यू आपको प्राप्त हो,
इनडिटर्मिनेट फॉर्म को छोड़ के जो भी वैल्यू आपको प्राप्त होगी वो वैल्यू इस फंक्शन की क्या होगी, लिमिट होगी। क्योंकि इनडिटर्मिनेट वैल्यू तो हमने निकालेंगे नहीं ना, अगर हमें इनडिटर्मिनेट वैल्यू मिलेगी तो फिर क्या करेंगे, हम लिमिट पुट ही नहीं करेंगे। ये आगे की बातें मैं भी आपको बताऊंगा। अगर इनडिटर्मिनेट वैल्यू मिलेगी तो फिर उसको सॉल्व करके उस फॉर्म को यानी इनडिटर्मिनेट फॉर्म को वहाँ से हटाएंगे हम, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर अगर ये फंक्शन f(x) है और इसकी अगर हम लिमिट x बराबर a बिंदु पर निकाल रहे हैं तो इसको लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू a f(x) और बराबर में जो भी वैल्यू हमें प्राप्त होगी 5 हो जाए 4 हो जाए यानी कोई भी डिफाइंड नंबर प्राप्त होगा तो वो डिफाइंड नंबर इस फंक्शन का क्या कहलाएगी, लिमिट कहलाएगी, ठीक। जो भी यहाँ प्राप्त होगी वो इस फंक्शन की लिमिट होगी x बराबर a बिंदु पर। इतनी बात क्लियर, ठीक है। यानी किसी भी फंक्शन को अगर हम लिमिट में लिखना चाहते हैं तो किस तरीके से लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे। और x बराबर a बिंदु पर निकाल रहे हैं तो बराबर में जो भी डिफाइंड नंबर मिलेगा, जो भी न्यूमेरिकल नंबर मिलेगा हमें, वो न्यूमेरिकल नंबर इस फंक्शन की क्या होगी, लिमिट होगी x बराबर a बिंदु पर। ओके, अब बात करेंगे यहाँ पर हम थोड़ा सा दो लिमिट के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। एक तो लेफ़्ट हैंड लिमिट्स और एक राइट हैंड लिमिट्स। दो लिमिटों के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो फिलहाल हम बात करते हैं लेफ़्ट हैंड लिमिट के बारे में। बाएं पक्ष सीमा लेफ्ट हैंड लिमिट, इसे हम शॉर्ट में LHL भी बोलते हैं। LHL यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, LHL, ओके। LHL मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट, ओके। तो वाम पक्ष सीमा क्या है, देखिए किसी भी फंक्शन के लिए मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो लेक्चर में, अगर हम x बराबर a पर किसी फंक्शन की लिमिट ज्ञात कर रहे हैं और हमें वहाँ पर नॉट डिफाइंड नंबर मिल जाता है तो फिर हम डायरेक्ट उस वैल्यू को यानी x बराबर a को इस फंक्शन के अंदर नहीं रखेंगे। हम क्या करते हैं, सीमा ये कहती है, लिमिट ये कहती है कि आप उस डायरेक्ट उस वैल्यू को आप उस फंक्शन में मत रखिए, उस वैल्यू के आसपास के नंबर्स को आप उस फंक्शन में रख के चेक कीजिए, ठीक है। आप उस फंक्शन के पास जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम x बराबर a पर हमें जो है इनडिटर्मिनेट फॉर्म प्राप्त हो रही है यानी नॉट डिफाइंड नंबर मिल रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे, इधर से वैल्यू रखते हुए जाएंगे, इधर से लेफ़्ट हैंड साइड से वैल्यू रखते हुए जाएंगे, ठीक है। और a के नज़दीक तक जाएंगे यानी पहले a से छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर, उससे बड़ा नंबर, ऐसे ही a के नियरेस्ट तक जाएंगे। या आप चाहें तो राइट हैंड साइड से भी आ सकते हैं, पहले a से बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा नंबर, उससे छोटा नंबर, यानी दोनों तरफ से हमें a के आसपास की वैल्यू रखते हुए a के नज़दीक तक जाना है और जो a के सबसे नियरेस्ट नंबर होगा उस पर फंक्शन की लिमिट ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो लिमिट हम दोनों तरफ से ज्ञात कर सकते हैं। तो अभी जैसे मैंने बताया आप लेफ़्ट साइड से भी जा सकते हैं। अगर आप लेफ़्ट साइड से जाएंगे तो जो भी आप यहाँ से वैल्यूज़ रखेंगे वो होगी आपकी लेफ़्ट हैंड लिमिट, इसलिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पर लेफ़्ट हैंड लिमिट की। और अगर आप राइट हैंड साइड से वैल्यूज़ रखते हुए इस a के नज़दीक तक आएंगे तो जो भी वैल्यू हमने राइट से रखी वो सारी वैल्यूज़ हमारी कहलाएंगी राइट हैंड लिमिट, जिसके बारे में हम अभी आगे बात करने वाले हैं, ठीक है। तो ये बात क्लियर, वाम पक्ष सीमा यानी लेफ़्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, ठीक है। तो लेफ़्ट हैंड लिमिट का संकेत क्या है, अगर हम किसी फंक्शन f(x) की x बराबर a बिंदु पर लेफ़्ट हैंड लिमिट निकालना चाहते हैं तो उसको लिखेंगे किस प्रकार, उसका संकेत क्या है लिखने का, उसको देखते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर माना हमारे पास कोई फंक्शन है f(x), ठीक है, माना हमारे पास कोई फंक्शन है f(x) और इसकी हम लिमिट x बराबर a बिंदु पर किसी भी वेरिएबल बराबर a बिंदु पर क्या कर रहे हैं, हम इसकी लिमिट की फॉर्म में लिखना चाहते हैं
लिमिट के संकेत के रूप में लिखना चाहते हैं तो उसको किस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे लिमिट x टेंस टू a माइनस a ओनली माइनस और f(x) इस तरीके से, ये है संकेत लेफ्ट हैंड लिमिट का, ओके। यानी लिमिट x टेंस टू a माइनस फंक्शन, जिस फंक्शन की हम लिमिट निकाल रहे हैं f(x), ठीक है, और बराबर में जो वैल्यू प्राप्त होगी, डिटर्मिनेट फॉर्म प्राप्त होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू प्राप्त होगी, वो क्या होगी, हमारी इस फंक्शन की लिमिट होगी, ठीक है। तो ये अब एक चीज़ यहाँ पर नई है कि ये जो माइनस आ रहा है, ये माइनस क्या है, देखिए ये माइनस कुछ और नहीं है, ये सिर्फ एक संकेत है लेफ्ट हैंड लिमिट का। मतलब ये माइनस सिर्फ ये यहाँ पर इंडिकेट करता है कि जो भी हमने यहाँ पर लेफ़्ट साइड से ए के नियरेस्ट वैल्यूज़ रखी हैं वो सारी वैल्यूज़ ए से छोटी हैं। क्यों? क्योंकि हम बढ़ते हुए ए की तरफ जा रहे थे ना, लेफ़्ट से राइट ए की साइड बढ़ते हुए जा रहे थे। यानी पहले हमने ए से छोटी वैल्यू रखी, फिर थोड़ी बड़ी वैल्यू, फिर मतलब ए से छोटी थी वो सारी वैल्यूज़। हमने यहाँ पे सपोज़ ए है, तो हमने यहाँ पे पहले यहाँ पे ए की जगह सपोज़ आपका 5 होता, तो आपने पहले मान लीजिए 2 रख के देखा, फिर 3 रख के देखा, फिर 4 रख के देखा, 4.5 रख के देखा, 4.9 रख के देखा, 4.99 रख के देखा। तो ये सारे नंबर्स क्या हैं, ये सारे नंबर जो भी यहाँ वैल्यू थी 5 उससे छोटे ही तो हैं, और हम जो है वैल्यू रखते रखते 5 के नियरेस्ट तक जा रहे हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पर ये वैल्यू a है, तो जो भी वैल्यू हम लेफ़्ट साइड से रखेंगे वो सारी वैल्यूज़ इस a से क्या होंगी, छोटी होंगी, और छोटी होंगी इसीलिए यहाँ पर हम क्या दिखा रहे हैं, ये माइनस दिखा रहे हैं, और कोई यहाँ माइनस का मतलब नहीं है, ठीक है। सिर्फ यहाँ माइनस इसलिए हम शो कर रहे हैं कि जो भी वैल्यूज़ हमने रखी लेफ़्ट हैंड लिमिट साइड से वो सारी वैल्यूज़ a से छोटी थी। तो a माइनस मीन्स a से छोटी, a माइनस मीन्स a से छोटी वैल्यूज़, इसका मतलब ये है, और कोई यहाँ माइनस का मीन्स नहीं है, ओके। तो इस तरीके से जो है आप इसको संकेत में लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए लेफ़्ट हैंड लिमिट निकालते किस तरीके से हैं उस बात को आप समझिए। जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन है हमारे पास f(x) और उसकी हम x बराबर a बिंदु पर लेफ़्ट हैंड लिमिट निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं। क्या है रूल्स क्या है कि उस लिमिट के अंदर, यानी उस फंक्शन के अंदर, लिमिट के अंदर नहीं, उस फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, उस वेरिएबल की जगह पर x इज इक्वल टू a माइनस एच रखेंगे। अगर वहाँ वेरिएबल x है तो, अगर मान लीजिए वहाँ वेरिएबल y है तो y की जगह पर y माइनस एच रखेंगे। अगर वेरिएबल z है तो z की जगह पर z माइनस एच रखेंगे। यानी कुल मिला के जो भी वेरिएबल है उस वेरिएबल की जगह पर वो वेरिएबल माइनस एच रखा जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर क्या है, वेरिएबल इस फंक्शन में x है सपोज है भी, तो क्या करेंगे, यहाँ पर लेफ़्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए सबसे पहला काम हमारा ये होता है कि उस फंक्शन के अंदर x इज इक्वल टू a माइनस एच रखेंगे। a माइनस एच क्योंकि a से छोटी वैल्यू, भाई a माइनस मीन्स a से छोटा, भाई a में से कुछ माइनस कर रहे हैं ना हम, और किसको माइनस कर रहे हैं, a माइनस एच, नहीं a में से h को माइनस किया जा रहा है, तो फिर a में से कुछ वैल्यू माइनस हो रही है, तो मतलब a छोटा ही होगा ना, फिर घट के उसमें से, तो इसीलिए क्या हो गया a माइनस, ठीक है। माइनस इसलिए आता है कि हम वहाँ पर जो वैल्यू रखते हैं वो a से छोटी रखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ लिख देता हूँ मैं, लेफ़्ट हैंड लिमिट ज्ञात करने के लिए, लेफ़्ट हैंड लिमिट ज्ञात करने के लिए फलन में या फंक्शन में x इज इक्वल टू a माइनस एच रखते हैं। x इज इक्वल टू क्या रखते हैं, a माइनस एच रखते हैं, और लिमिट क्या हो जाती है, फिर लिमिट जो है x टेंस टू a माइनस से, फिर आपकी जो लिमिट चेंज हो जाती है वो हो जाती है h टेंस टू 0, और लिमिट h टेंस टू 0 लेते हैं,
x टेंस टू a का मतलब क्या है, हम x टेंस टू a का मीन्स क्या है, इसका मतलब ये है a माइनस का मतलब कि हम a की नेगेटिव साइड से a की ओर बढ़ रहे हैं, यही तो मतलब है इसका। भाई यहाँ पर हम क्या था, ये a की नेगेटिव साइड ही तो हो गई, ये पॉजिटिव साइड हो गई, तो हम a की नेगेटिव साइड से a की ओर बढ़ रहे हैं, यही तो हो गया इसका मीन्स x टेंस टू a माइनस का। ठीक है, तो इतना बात क्लियर आपको। सबसे पहली बात, किसी भी फंक्शन की किसी भी पॉइंट पर अगर आप लिमिट ज्ञात करना चाहते हैं उसको किस संकेत में लिखेंगे, उसको लिखेंगे आप लिमिट x टेंस टू a, यानी a पॉइंट पर आप निकाल रहे हैं, जिस पॉइंट पर निकालेंगे वो पॉइंट आप यहाँ लिखेंगे, और जिस फंक्शन की आप लिमिट की फॉर्म में लिखना चाहते हो जिस फंक्शन को, वो फंक्शन आप यहाँ लिख देंगे, और जो भी वैल्यू इक्वल में प्राप्त होगी वो वैल्यू इस फंक्शन की क्या होगी, लिमिट होगी। ओके, दूसरा हम यहाँ दो लिमिट के बारे में पढ़ते हैं, एक LHL है एक RHL, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और एक राइट हैंड लिमिट। तो फिलहाल लेफ्ट हैंड लिमिट के बारे में मैंने आपको समझाया कि लेफ्ट हैंड लिमिट यानी वाम पक्ष सीमा, शॉर्ट में इसको LHL लिखते हैं। तो जब भी हमारे पास कोई फंक्शन हो f(x) और उसकी अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना चाहते हैं तो किसी भी पॉइंट a पर, तो उसको सबसे पहले संकेत में किस तरीके से लिखेंगे, तो वो इस तरीके से आप लिखेंगे लिमिट x टेंस टू a माइनस आएगा, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं तो a माइनस अवश्य आएगा। ठीक है, और जिस फंक्शन की लिमिट निकाल रहे हैं वो फंक्शन, तो ये तो हो गया लिखने का संकेत लेफ्ट हैंड लिमिट का। ठीक है, अब क्या क्या रखा जाता है लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए, जो भी उस फंक्शन में वेरिएबल आ रहा है उस फंक्शन की जगह पर a माइनस एच रखेंगे, और जो लिमिट हो जाएगी हमारी x टेंस टू a को छोड़कर, अब लिमिट फंक्शन में a माइनस एच रखने के बाद हमारी लिमिट चेंज हो जाएगी, वो हो जाएगी h टेंस टू 0। ओके, तो लिमिट क्या लेंगे हम, h टेंस टू 0 लेंगे। तो जैसे मान लीजिए अगर मैं यहाँ रखना चाहूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना चाहूँ तो कैसे निकालूंगा, तो यहाँ पर मैं जो है अब x की जगह पर क्या रखूँगा, या x की जगह पर क्या रखूँगा, a माइनस एच, यानी लिमिट, और मेरी जो ये है x टेंस टू a लिमिट है, ये हमारी चेंज हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी h टेंस टू 0, h गोज़ टू 0, और f(x), तो f और x ये क्या रखूँगा मैं, x की जगह पर a माइनस एच रख दूँगा, a माइनस एच। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट ज्ञात होती है। ठीक है, ये था लेफ्ट हैंड लिमिट के बारे में इतना कंसेप्ट आपको। अब एक चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा रह गई कि ये जो h है, ये जो लिमिट है h टेंस टू 0, ये 0 कैसे हो गया भाई, ये लिमिट हमारी x टेंस टू a माइनस थी, ये कैसे h टेंस टू 0 हो गया, क्यों आपने 0 लिया, तो ये किस तरीके से h टेंस टू 0 हो गया उस बात को आप समझिए। देखिए, ये x टेंस टू a माइनस का मतलब है कि जो x की वैल्यू है वो a है, माइनस a नहीं होगी x की वैल्यू, माइनस तो सिर्फ इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि जो भी हम यहाँ पर लिमिट्स ले रहे हैं वो हमारी उस a से, यानी जिस वैल्यू पर हम फाइंड कर रहे हैं लिमिट, उससे छोटी वैल्यूज़ ले रहे हैं, सिर्फ इस बात को शो करेगा माइनस, और कोई माइनस का यहाँ पर मतलब नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर x टेंस टू a का मीन्स ये हो गया कि यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो a है। तो देखिए हमने अभी यहाँ पे क्या रखा, लेफ्ट हैंड लिमिट में x इज इक्वल टू a माइनस एच रखा, x इज इक्वल टू a माइनस एच रखा, और a की वैल्यू, x की वैल्यू क्या है यहाँ पर a है, और बराबर a माइनस एच, तो a से a कैंसिल हो गया, तो क्या बचा माइनस एच, और a इज इक्वल टू क्या बचा 0, तो h की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 0। इस प्रकार से ये लिमिट h टेंस टू 0 हुई। क्लियर, तो ये तो थी बात आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट की। अब बात हम करने वाले हैं इसी तरीके से सेम राइट हैंड लिमिट के बारे में। ठीक है, मैंने बताया दो टाइप की लिमिट हम यहाँ पढ़ेंगे, एक लेफ्ट हैंड लिमिट और एक राइट हैंड लिमिट। तो ये थी आपकी फर्स्ट लेफ्ट हैंड लिमिट। अब बात करते हैं हम सेकंड राइट हैंड लिमिट, यानी दाएं पक्ष सीमा या दक्षिण पक्ष सीमा भी आप इसको कह सकते हैं, दाएं पक्ष सीमा, जिसको हम राइट हैंड लिमिट कहते हैं। ठीक है, और शॉर्ट में इसका जो नेम हम लिखते हैं वो लिखते हैं RHL,
RHL, राइट हैंड लिमिट, इट्स फुल फॉर्म। ओके, तो ये चीज़ अब दाएं पक्ष सीमा में क्या होता है, देखिए दाएं पक्ष सीमा में सपोज हमारे पास कोई फंक्शन है हमारे पास fx, और हम उसको राइट हैंड लिमिट के संकेत में लिखना चाहते हैं उस फंक्शन को, यानी उस फंक्शन को x इज इक्वल टू a बिंदु पर राइट हैंड लिमिट के संकेत में अगर लिखेंगे, जिस तरीके से हमने लेफ्ट हैंड लिमिट को संकेत की फॉर्म में लिखा था, उसी प्रकार राइट हैंड लिमिट को संकेत की फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो सपोज हमारे पास कोई फंक्शन है fx, ठीक है, माना कि हमारे पास कोई फंक्शन है fx और इसकी हम x इज इक्वल टू a बिंदु पर राइट हैंड लिमिट निकालना चाहते हैं, तो पहले उसको लिमिट की फॉर्म में संकेत में किस तरीके से लिखेंगे, तो हम इसको लिखेंगे लिमिट x टेंस टू a प्लस fx, यानी x टेंस टू a पर निकाल रहे हैं हम लिमिट और fx फंक्शन की निकाल रहे हैं, तो इसलिए इसको संकेत में ये होगा आपका संकेत राइट हैंड लिमिट का। ठीक है, राइट हैंड लिमिट का ये क्या हो गया, संकेत, यानी इस तरीके से आपकी लिखी होगी तो वो राइट हैंड लिमिट होगी अगर यहाँ पॉजिटिव साइन आ रहा होगा, और अगर यहाँ नेगेटिव साइन आ रहा होगा तो वही आपकी संकेत क्या बन जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट का बन जाएगा। यही दोनों के अंदर चेंज है। देखिए यहाँ लिमिट x टेंस टू a माइनस है, बाकी फंक्शन fx है, और यहाँ लिमिट x टेंस टू a प्लस है, तो प्लस माइनस का डिफरेंस है, और प्लस माइनस का मीन्स कुछ और नहीं, सिर्फ इतना दिखाना है कि हम जो वैल्यू ले रहे हैं वो a से बड़ी ले रहे हैं या छोटी, माइनस मीन्स छोटी और प्लस मीन्स बड़ी। ठीक है, तो सिर्फ इतना मतलब है। तो ये हो गया राइट हैंड लिमिट का संकेत। अब अगर हम राइट हैंड लिमिट निकालना चाहें, ठीक है, राइट हैंड लिमिट ज्ञात करना चाहें तो क्या क्या कंडीशंस हैं, क्या क्या वैल्यूज़ वहाँ रखी जाएंगी, क्या लिमिट चेंज होंगी, वो बात समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर राइट हैंड लिमिट ज्ञात करने के लिए, राइट हैंड लिमिट ज्ञात करने के लिए फलन में जो भी फंक्शन है आपका उसमें वेरिएबल की जगह पर क्या रखोगे, x इज इक्वल टू a प्लस एच रखते हैं। ठीक, यानी जो भी आपका फंक्शन गिवन होगा उस फंक्शन में वेरिएबल की जगह पर हम क्या रखेंगे, वेरिएबल की जगह पर a प्लस एच रखेंगे। ठीक है, a प्लस एच, और लिमिट तथा लिमिट वही जो आपने लेफ्ट हैंड लिमिट में लिया था, s टेंस टू 0 लेते हैं, s टेंस टू 0 लेते हैं। ठीक है, अब s टेंस टू 0 क्यों लेते हैं वो उसका रीज़न मैं आपको यहाँ समझा चुका था लेफ्ट हैंड लिमिट के अंदर। ठीक है, तो अब इसको हम लिखेंगे कैसे, देखिए लिमिट निकालेंगे तो किस तरीके से निकालेंगे, तो जैसे इसको अगर मैं हटा दूँ यहाँ पर, अब मैं यहाँ पे मान लीजिए राइट हैंड लिमिट निकालना चाहता हूँ, तो कैसे क्या करूँगा मैं, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जो भी मुझे ये संकेत होगा, इस संकेत में लिमिट x टेंस टू a प्लस से हटकर अब हो जाएगी आपकी s टेंस टू 0। यहाँ भी क्या थी, s टेंस टू 0, चेंज सिर्फ समझना। यहाँ पर हमने क्या रखा था, जो फंक्शन है f, इसमें x की जगह पर यहाँ पर a माइनस एस रखते थे, यहाँ a प्लस एच रख देंगे, यानी f a प्लस एच। ये इस तरीके से आप अपनी राइट हैंड लिमिट ज्ञात कर सकते हैं। ये राइट हैंड लिमिट का संकेत है, निकालने का तरीका है, फॉर्मूला है। ठीक है, इस तरीके से आप जो है राइट हैंड लिमिट ज्ञात करेंगे, यानी ये वैल्यूज़ आप लिमिट निकालने से पहले उसके अंदर रखेंगे, और ऐसा करने से जो भी आपको इक्वल में वैल्यू प्राप्त होगी वो क्या होगी, आपकी लिमिट होगी, वो भी राइट हैंड लिमिट। ठीक है, इस तरीके से। अब ये 0 कैसे बना यहाँ, तो यहाँ भी वही प्रोसेस है। हमने अभी क्या किया, यहाँ पर हमने इस RHL लिमिट के अंदर x इज इक्वल टू a प्लस एच रखा, और x टेंस टू a प्लस मीन्स x की वैल्यू a है, बराबर a प्लस एच, तो a से a कैंसिल आउट हो गया, तो जो h की वैल्यू है वो क्या आ गई, 0। इस प्रकार यहाँ पे s टेंस टू 0 लिमिट आपकी बन गई। ठीक है, तो ये था हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट
फाइंड करने का फंडा, जो कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई बात नहीं है तो आप उसको वीडियो को रिपीट करें और देखें, क्लियर आपको हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम दो लिमिट निकालते हैं, एक लेफ्ट हैंड लिमिट और एक राइट हैंड लिमिट। ठीक है, किसी भी फंक्शन की किसी भी पॉइंट पर। ठीक है, अब बात करेंगे हम जो है आपकी शांतता के बारे में, कंटिन्यूटी के बारे में। इतनी बात क्लियर हो गई आपको? ठीक है, अब देखिए शांतता थोड़ा हिंदी में आपने कम सुना होगा, बट आप कंटिन्यूटी अगर आप समझ रहे हो तो आपको कुछ समझ में आ रहा होगा। इसके नाम को बोलते ही, उच्चारण करते ही आपको कुछ फील हो रहा होगा कि कंटिन्यूटी मीन्स कंटिन्यूस, और कंटिन्यूस मीन्स लगातार। ठीक है, बिना रुके कोई काम होते रहना, वो एक कंटिन्यूस को शो करता है। तो लिमिट का फंडा आपका समाप्त हो गया। ठीक है, अब आपकी बात आती है शांतता के बारे में। एक चीज़ मैं थोड़ा सा और समझा दूँ, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने का एक और कंसेप्ट है। वैसे आप एक ही कंसेप्ट पढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों कंसेप्ट से भी आंसर आ जाएगा। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, आप कंफ्यूज मत होना कि कहें सर आपने तो दो कंसेप्ट बता दिए, कौन सा करें जो आपको अच्छा लगे। मैं आपको दोनों कंसेप्ट से प्रश्न करा दूंगा, फर्स्ट कंसेप्ट ज़्यादा यूज़ करूंगा, सेकंड वाला कम। फिर भी मैं आपको बता देता हूं और इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन भी आपको बता दूंगा। हैं सिमिलर, कुछ चेंज नहीं है। ठीक है, बस चेंज क्या है देखिए, अगर हम LHL लिमिट निकाल रहे हैं, ये सेकंड तरीका, दूसरा सेकंड तरीका लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, बस क्या करते क्या है वहाँ पर, x इज इक्वल टू एक्स प्लस एच रखते हैं, x माइनस एच। अभी तक क्या कर रहे थे हम x इज इक्वल टू एक्स माइनस एच a माइनस एच रख रहे थे लेफ्ट हैंड लिमिट में, फर्स्ट प्रोसेस के अंदर a माइनस एच। और बस यहाँ पर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू एक्स माइनस एच, यानी a की जगह पर x आ जाएगा, यानी x की जगह पर या a की जगह पर x। तो वैसे भी ये चीज़ वही थी ना, वहाँ हम x की वैल्यू क्या थी, a ही तो थी। तो बस हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पर a की जगह पर वैल्यू लगा दी। भाई वहाँ x टेंस टू a था, मतलब x की वैल्यू a है। ठीक है, तो यानी x लेफ्ट हैंड लिमिट से a की ओर हम जा रहे हैं, ये तो मतलब हो गया इसका। तो बस वहाँ यहाँ पे क्या किया हमने, यहाँ पर पिछले कंसेप्ट में a था, तो हमने यहाँ से a की वैल्यू x लगा दी, बस यहाँ पर इतना हो गया। बस ये नया चेंज है, यहाँ पे x इज इक्वल टू फंक्शन में वेरिएबल की जगह पर x माइनस एच रखते हैं, और लिमिट वही आपकी s टेंस टू 0 रहती है। इसी प्रकार RHL में x टेंस टू x प्लस एच रखते हैं, और लिमिट आपकी s टेंस टू 0 रहती है। इतना सा थोड़ा सा अलग था, वरना आप फर्स्ट को ही कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों बात एक ही है, हल्का सा अलग है। आप चाहें तो इसको मत भी पढ़ना, कंफ्यूज मत होना, बस मेरा कहने का मतलब इतना है आपको। अब इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ संततता, या बात करते हैं शांतता। बात दोनों एक ही हैं, कंटिन्यूटी एंड, और एक होती है अशांतता, वो डिसकंटिन्यूटी होती है। ठीक है, अब जो चैप्टर में है आपका शांतता, कंटिन्यूटी। देखिए शांतता के बारे में अगर हम बात करें तो कंटिन्यूटी, आप शांतता को थोड़ा सा छोड़ के कंटिन्यूटी पे आइए आप। तो कंटिन्यूटी मीन्स ये कंटिन्यूस से ही निकल के आया है। तो कंटिन्यूस मीन्स अगर हम बात करें तो कोई काम लगातार होना या लगातार चलना, लगातार सोना भी हो सकता है, लगातार खाना भी हो सकता है,
लगातार बोलना भी हो सकता है। तो कुल मिला के कंटिन्यूस होना चाहिए, लगातार होना चाहिए। तो अगर मैं आपको बात करूं कंटिन्यूस या शांतता के बारे में समझाने की, तो वो मैं आपको एक ग्राफ द्वारा समझाता हूँ, ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीके से समझाऊँगा और आपको क्लियर हो जाएगा। बस आपको समझना है कि क्या है शांतता, ठीक है। तो सपोज लेट हमारे पास कोई फंक्शन है f(x), ठीक है, कोई फंक्शन है f(x) और मैं इस फंक्शन का ग्राफ खींचना चाहता हूँ, ठीक है। इस फंक्शन का क्या खींचना चाहता हूँ? ग्राफ। तो किस तरीके से ड्रॉ करूँगा? सपोज ये मैं इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ। तो मैंने जो है यहाँ से ग्राफ ड्रॉ करना स्टार्ट किया ऐसे, इस फंक्शन का इस तरीके से, ठीक है। तो आपने क्या देखा? मैंने इस फंक्शन कोई भी था मेरे पास f(x) और इस फंक्शन का मैंने ग्राफ ड्रॉ किया आपके सामने। तो आपने क्या देखा? आपने देखा कि जब मैंने ये ग्राफ ड्रॉ किया था तो ग्राफ ड्रॉ करते समय मैंने इस मार्कर को कहीं रोका नहीं जब तक ये ग्राफ कंप्लीट नहीं हो गया, ठीक है। मैंने कहीं पेन को रोका क्या मैंने कहीं पेन को उठाया क्या? नहीं रोका ना, नहीं उठाया ना, बस। तो मतलब अगर हम किसी फंक्शन का ग्राफ खींचते समय हम अपने पेन को उठाएं ना, कंटिन्यूस चलते जाएं, रोकें ना, उठाएं ना, ग्राफ को ब्रेक ना करें, तो इस फंक्शन का जो ग्राफ होगा ये कंटिन्यूस होगा, ये सतत होगा, ये सातत्यता होगा, ठीक है। ये फंक्शन का ग्राफ। मैं ये बात लिख भी देता हूँ, अगर किसी फलन का ग्राफ खींचते समय पेन को रोके ना, पेन को उठाए ना, तो और ये भी कह सकते हैं कि ग्राफ को ब्रेक ना करें। और अगर पेन उठ गया तो ग्राफ ब्रेक हो ही जाएगा, और अगर हमने पेन उठाया नहीं है, पेन रोका नहीं है, तो ग्राफ ब्रेक होने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है। यानी यहाँ पे मैं लिखता हूँ ग्राफ टूटे ना। इन सब बातों का मीन्स ये है कि ग्राफ ब्रेक ना हो, ग्राफ टूटे ना। तो उस फंक्शन का ग्राफ, तो उस फलन का ग्राफ शांतता या सातत्य या सतत, बात एक ही है, होगा, ठीक है। बात क्लियर? तो आप समझ गए ना कंटिन्यूटी, व्हाट इज़ कंटिन्यूटी, ओके। एक सिंपल सा इसका उदाहरण एक ये भी मैं दे सकता हूँ कि आप सपोज आप किसी एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे हैं, किसी भी वाहन में, वाहन की जगह आप बाइक भी ले सकते हैं, ट्रेन भी ले सकते हैं, हवाई जहाज़ भी ले सकते हैं, बस भी ले सकते हो, कोई भी व्हीकल ले लीजिए या नॉन व्हीकल ले लीजिए, ठीक है। वैसे एरोप्लेन व्हीकल ही होता है, बट वो फ्लाई करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, व्हीकल तो होता है ना। तो जैसे सपोज़ आप एक और मैं उदाहरण देकर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको इस कंटिन्यूटी को, ठीक। वैसे आपको इससे क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज़ कंटिन्यूटी। अगर किसी भी फंक्शन का जो ग्राफ है वो बीच से ब्रेक ना हो, हम ग्राफ ड्रॉ करते समय अपने पेन को उठाएं ना, तो फिर वो जो हमारा फंक्शन का ग्राफ है वो कंटिन्यूस होगा, ओके। एक और मैं उदाहरण देकर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये फर्स्ट उदाहरण था आपका, अगर आप बात करें
और ये आपका उदाहरण नंबर 2 में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कंटिन्यूटी को। जैसे सपोज आपको एक जगह है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से आप सपोज ए स्थान है और ए से आपको जाना है कहीं सपोज डी स्थान पर, ठीक है, ये 2 प्लेसेस हैं ए एंड डी, और बाई सपोज आप बस द्वारा जा रहे हैं। किसके द्वारा जा रहे हैं? बस द्वारा जा रहे हैं। तो क्या होता है बीच में कुछ स्टॉप पड़ते हैं यहाँ, ठीक है, यहाँ ये स्टॉप पड़े आपके पास सपोज बी, स्टॉप पड़ा आपके पास सी, इस तरीके से बीच में स्टॉप पड़े। तो आपने क्या किया, आप ए से, या मान लीजिए बीच में 2 शहर पड़े आप कह सकते हैं, या स्टॉप कुछ भी ले सकते हैं आप। तो आप ए पॉइंट से बस में बैठे, ठीक है, बस 1 कोई आपकी बस फर्स्ट है, तो आप इस बस में बैठे और आप चलना शुरू आपने कर दिया। साहब कहाँ जा रहे हैं? साहब डी जगह जा रहे हैं। किस जगह जा रहे हैं? डी जगह। तो आप यहाँ से ए से चलना शुरू किया आपने, ए जगह से, और आप डी जगह जा रहे हैं। तो आप चलते 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 रास्ते में क्या पड़ा? एक स्टॉप बी पड़ा, एक स्टॉप बी पड़ा, यानी यहाँ पर मान लीजिए कोई और बस स्टैंड है, यहाँ पे पड़ा। तो आप ए से बी तक आए, ठीक है, फिर आप आगे बढ़े और फिर बी से सी तक आए, और फिर आप आगे बढ़े और आप ए से डी तक आए, यानी आपको ए से डी जाना था और आप ए से डी पर पहुंच भी गए, ठीक है, ए से डी पर आप जो है पहुंच गए। तो फिर सपोज आपको ए से डी जाना था और आप ए से डी जाकर यहाँ पहुँच गए, और अब यहाँ से आपसे क्वेश्चन किसी ने पुटअप कर लिया कि ये बताइए सर आप ए से डी तक आए हैं, तो आपकी जो जर्नी है वो कैसी रही? आपकी जर्नी कंटिन्यूस रही, यानी आपकी जर्नी शांतता रही? क्या आपकी जर्नी सतत थी या असतत थी? आपकी जर्नी कैसी थी सर, सतत थी या असतत थी? तो आप कहोगे यार ये क्या फंडा है, सतत असतत क्या है? तो इसका मतलब ये है कि आप ए से आए डी तक, तो जब आप ए से चलते चलते बी पे आए थे, तो इस बी से पहले भी आप बस फर्स्ट में ही थे, और बी के बाद भी आप बस फर्स्ट में ही थे। आपने यहाँ बस तो चेंज नहीं की ना, आप उसी बस में कंटिन्यूस जा रहे थे। फिर आप बी से सी पर आए, तो इस सी से पहले भी आप उसी बस में थे, और सी के बाद भी आप उसी बस में थे, और आप डी पर पहुँचे तब भी आप उसी बस में थे। मतलब ए से डी तक जाने के लिए सिर्फ आपने एक ही बस का यूज़ किया, आप किसी भी स्टॉप पर उतरे नहीं, आपने कोई दूसरी बस चेंज भी नहीं की, आप सीधे सीधे एक स्थान से ए से डी तक आना चाहते थे, और आप ए स्थान से बस में बैठे और डी तक बिना कोई अन्य बस को चेंज किए आप उसी बस में सीधे डी तक आ गए और बिना उतरे। तो आपने कहीं उतरे नहीं, या फिर कहें तो आपने कोई बस चेंज नहीं की, तो फिर क्या है, आप कंटिन्यूस जो है डी तक चलते आए हैं। तो मतलब आपकी जो यात्रा है वो सतत है। कैसी है? सतत है, कंटिन्यूस है, शांतता है। बात क्लियर? ठीक है, ये तो थी आपकी कहानी शांतता की, जो कि मैंने आपको समझाने की कोशिश की, और आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से क्लियर हो भी गई होगी। अब बात करते हैं इसका अपोजिट, अशांतता भी होता है या असतत भी हम बोल देते हैं। ठीक है, अब यहाँ मान लीजिए वहाँ पर कोई फंक्शन है g(x), ठीक है, और मुझे इस फंक्शन का ग्राफ खींचना है। मैं इस समय बात कर रहा हूँ अशांतता के बारे में, यानी जिसे हम असतत भी बोलते हैं या अशांतता भी बोलते हैं, डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो सपोज हमारे पास कोई फंक्शन है f(x), ये सेकंड फंक्शन है कोई, f(x) नहीं g(x) ले लेते हैं, क्योंकि f(x) मान लिया था g(x), ये कोई फंक्शन है g(x) या gy। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मुझे इस फंक्शन का ग्राफ खींचना है gy का, ठीक है, g(x) का।
तो सपोज़ मैं ग्राफ खींचता हूँ इस तरीके से, इस तरीके से मैंने ग्राफ ड्रॉ किया इस फंक्शन g(x) का। तो आपने क्या देखा यहाँ पर, यहाँ ग्राफ मैंने खींचा था और आप यहाँ ग्राफ खींचा है, तो क्या दोनों के अंदर आपको चेंज नज़र आया? यहाँ ग्राफ खींचते समय मैंने अपने पेन को रोका भी नहीं था और कहो तो मैंने पेन को उठाया भी नहीं था, बट यहाँ मैंने पेन को ग्राफ खींचते समय रोका भी और उठाया भी। उठा के दूसरी जगह से सबसे पहले मैंने यहाँ से ग्राफ ड्रॉ किया, फिर मैंने यहाँ रोक के यहाँ से पेन को उठाया, फिर यहाँ से मैंने ग्राफ ड्रॉ किया, फिर यहाँ से मैंने पेन को उठाया, फिर मैंने यहाँ से ग्राफ ड्रॉ किया। तो मतलब क्या, ग्राफ बीच में से दो जगह से ब्रेक हो गया। एक तो देखिए इस पॉइंट पर ब्रेक हुआ आपका ग्राफ, ये सपोज x = a पर ड्रॉ हुआ, ब्रेक हो गया आपका ग्राफ, और एक आपका सपोज इस पॉइंट पर ग्राफ ड्रॉप हुआ है, x = b ले लीजिए आप। तो ये दो जगह पर आपका जो ग्राफ है वो टूट गया, ब्रेक हो गया। यानी ग्राफ ड्रॉ करते समय मैं पेन को रोक भी लिया और उठा भी लिया। तो इस तरीके से आप किसी भी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करें और उस फंक्शन का ग्राफ ब्रेक हो जाए बीच में से, एक जगह से, दो जगह से, तीन जगह से, मतलब कुल मिला के ब्रेक होना चाहिए, आपका पेन उठना चाहिए। तो फिर इस फंक्शन का जो ग्राफ है ये अब होगा असतत। कैसा होगा? असतत। ठीक है, इस फंक्शन के हम ग्राफ को कहेंगे जो है असतत होगा। ठीक, तो अगर मैं इसके बारे में आपको लिख के दूँ लाइन, तो आप इस तरीके से लिख लीजिए। सपोज मैं अब इसको हटा देता हूँ, ठीक है, और इस फंक्शन की लाइन मैं इसमें बनाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए, अगर ये जो लाइन है, अब मैं इसमें करेक्शन करूँगा और ये इस ग्राफ की लाइन होगी। अगर किसी फंक्शन का ग्राफ खींचते समय पेन को रोकें, पेन को उठाएं, मतलब ग्राफ टूटे, क्या हो? ग्राफ टूटे। ओके, अगर किसी फलन का ग्राफ खींचते समय पेन को रोकें, पेन को उठाएं, इट मीन्स ग्राफ टूटे। तो उस फलन का ग्राफ क्या होगा? उस फलन का जो ग्राफ है असांततता होगा या असांतत्य होगा या असतत होगा। ठीक, ये चीज़ आपको इस ग्राफ के अंदर लिख लेनी है। तो बात आपको क्लियर हो गई होगी कि व्हाट इज़ कंटिन्यूटी एंड व्हाट इज़ डिसकंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी के अंदर ग्राफ ब्रेक नहीं होना चाहिए, पेन आपका उठना नहीं चाहिए। अगर आप एक जगह से दूसरी जगह यात्रा कर रहे हैं तो जिस वाहन से आप यात्रा कर रहे हैं आपको बीच में वाहन बदलना नहीं है। आप पहले भी उसी वाहन में थे और उस यात्रा तक जहाँ पर तक आपको जाना था आप कंटिन्यू उसी वाहन में गए, तो आपकी जो यात्रा है वो सतत है, कंटिन्यूस है, आपका जो ग्राफ है वो कंटिन्यूस है। ठीक, यानी सतत है। और अगर आप बात करें असांततता के बारे में, असतत के बारे में, डिसकंटिन्यूटी के बारे में, तो आप किसी भी फंक्शन का ग्राफ खींचें और ग्राफ खींचते समय आपका ग्राफ बीच में से ब्रेक हो जाए, आपका ग्राफ खींचते समय आपका पेन उठ जाए, वहाँ से ब्रेक हो जाए ग्राफ, तो फिर उस फंक्शन का जो ग्राफ है वो डिसकंटिन्यूस होगा, असतत होगा। ठीक है, यानी अगर बात करें एक यात्रा के लिहाज से, तो आप ए से बी स्थान पर जा रहे हैं बस फर्स्ट द्वारा, और आप यहाँ पर ए से बी तक आए, फिर बी से सी तक आए, और यहाँ पर आपका स्टॉप पड़ा और यहाँ पे आपने बस को चेंज कर लिया, आप बस सेकंड से गए डी तक। ठीक है, आपको ए से डी तक जाना है तो आपने यहाँ से यात्रा स्टार्ट की और ए से बी तक आई। तो देखिए, यहाँ बी से पहले भी आप बस फर्स्ट में थे और बी के बाद में भी आप बस फर्स्ट में ही हैं, यहाँ भी फर्स्ट में। तो आपकी यहाँ पर तो यात्रा सतत है, बट सी पॉइंट पर जाके आपने बस को ब्रेक कर दिया, यानी चेंज कर लिया आपने बस को, आप सेकंड बस में आ गए। तो सी से पहले तो आप बस फर्स्ट में थे, लेकिन सी के बाद आप बस सेकंड में आ गए। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर आपने जो है वो चेन, वो जो कंटिन्यूटी थी वो ब्रेक कर दी, जो कंटिन्यूटी थी वो ब्रेक कर दी आपने बस को चेंज करके। तो फिर यहाँ पर जो आपकी यात्रा है वो अब सतत नहीं असतत होगी, डिसकंटिन्यूटी होगी, असांतत्यता होगी। ठीक, ये था सतत और
असतत यानी शांतता और अशांतता का कंसेप्ट, जो कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अगर हम किसी फंक्शन में लिमिट के कंसेप्ट से बात करें, ये तो हम बात कर रहे थे ग्राफ के तरीके से, ठीक है। अगर हम बात करें कि कोई भी फंक्शन कब सतत होगा और कब असतत होगा, यानी कब शांतता होगा और कब अशांतता होगा, लिमिट के कंसेप्ट से, तो फिर कैसे? तो देखिए, लिमिट के कंसेप्ट से किसी भी फंक्शन को शांतता और अशांतता कहने के लिए क्या करना है वो आप समझिए। तो देखिए, बाय लिमिट कंसेप्ट, लिमिट के तरीके से फलन का शांतता या सतत तथा अशांतता होना, ठीक है, इस बात को आप समझिए। तो देखिए, कोई भी फंक्शन लिमिट के कंसेप्ट से सतत होगा। कब होगा सतत? जब उस फंक्शन की हम किसी भी पॉइंट ए पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें और उसी पॉइंट ए पर राइट हैंड लिमिट निकालें और उसी फंक्शन की उसी पॉइंट ए पर वैल्यू निकालें, यानी उस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस फंक्शन की उसी पॉइंट पर वैल्यू, अगर ये तीनों चीज़ें आपस में इक्वल होंगी तो फिर हमारा फलन सतत होगा। हमारा फलन सतत होगा किसके तरीके से? लिमिट के कंसेप्ट से, ठीक है। जैसे मैं लिख देता हूँ, यदि कोई फलन f(x) की लिमिट x बराबर a बिंदु पर, यानी हम निकालें, तो जैसे मान लीजिए, सपोज मान के लीजिए, देखिए हमने इस फंक्शन की x बराबर a बिंदु पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, तो कैसे लिखेंगे उसकी? लिमिट x टेंस टू a माइनस किस बात को शो कर रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट है f(x), ठीक है, और लिमिट x टेंस टू a प्लस f(x), और यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल होनी चाहिए, और इसके साथ साथ उस फंक्शन की वैल्यू भी उस बिंदु a पर, यानी इस फंक्शन की वैल्यू भी बिंदु a पर कैसी होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए, यानी ये तीनों वैल्यूज आपस में इक्वल आनी चाहिए। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और ये फलन की वैल्यू, यानी फलन का मान, ये तीनों चीज़ें ए पॉइंट पर इक्वल आनी चाहिए, तो हम कहेंगे कि फलन सतत है लिमिट के कंसेप्ट से, ठीक है। इस तरीके से, यानी लिमिट x टेंस टू a माइनस f(x), ये लेफ्ट हैंड लिमिट है आपकी, लिमिट x टेंस टू a प्लस f(x), ये आपकी राइट हैंड लिमिट है, और fa ये उस जिस फंक्शन की हम बात कर रहे हैं उस फंक्शन की वैल्यू है किसी भी पॉइंट a पर। तो ये अगर तीनों आपस में इक्वल आ जाएं, LHL बराबर RHL बराबर फलन का मान, तो फिर हम कहेंगे कि x बराबर a पर फलन सतत है, ठीक है। तो फलन सतत होगा, कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। अगर इन तीनों में से कोई एक भी बराबर ना हो, अगर इन तीनों में से कोई एक भी बराबर ना हो, तो फिर फलन क्या होगा? तो फिर फलन डिसकंटिन्यूअस होगा, असतत होगा, अशांतता होगा, ठीक है। यानी लिमिट x टेंस टू a माइनस लिमिट, यहाँ फंक्शन f(x),
लिमिट x टेंस टू a प्लस fx और यहाँ पे फलन a की वैल्यू, इनमें से कोई भी एक बराबर नहीं है। सपोज ये दोनों बराबर हैं बट ये बराबर नहीं है, तो फिर फलन क्या होगा? डिसकंटिन्यूटी होगा, असतत होगा। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, अगर इन तीनों में से कोई एक भी बराबर नहीं है तो फलन का ग्राफ यानी फलन असतत होगा। डिसकंटिन्यूटी होगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ तीनों बराबर हैं तो फलन क्या होगा? सतत होगा। कभी कभी क्या होता है, किसी किसी फंक्शन में जैसे फलन का मान भी पूछ लेता है, किसी किसी में नहीं भी पूछता। अगर वहाँ आपसे फलन का मान नहीं पूछा है तो फिर आप LHL और RHL बराबर कर दीजिए जब फलन का मान ना पूछा हो। जब फलन का मान ना पूछा हो, ये अब जब मैं सवाल कराऊंगा आपको तो क्लियर हो जाएगा। तो जैसे ये FA जो फलन का मान है ये नहीं निकालना हमें, तो फिर क्या होगा? तब फलन कैसा होगा? तो फिर हम सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। अगर फंक्शन की वैल्यू नहीं ज्ञात कराई या नहीं निकाली हमने, सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के कंसेप्ट पे ही हमें बताना है कि फंक्शन की कैसी स्थिति है, सतत है या असतत है। तो अगर जब फलन का मान ना पूछा हो, FA ना पूछा हो, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट, सिर्फ इन दोनों को देखेंगे, सिर्फ इन दोनों को देखेंगे। अगर ये दोनों बराबर हैं तो फलन क्या होगा? सतत होगा। और अगर ये दोनों बराबर नहीं है, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं हो राइट हैंड लिमिट के, तो फलन असतत होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये तब है जब फलन का मान ना निकालना हो, और अगर फलन का मान निकालना हो तो फिर तीनों बराबर आने ही चाहिए सतत के लिए। और फलन का मान नहीं पूछा तो सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर आ जाएं तो हम लिख देंगे कि फलन सतत होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के बारे में समझ गए, किस तरीके से हमको निकालनी है और किस तरीके से हमको फलन के बारे में जो है इसको बताना है। अब देखिए बात करते हैं थोड़ा सा किसी भी लिमिट को सॉल्व करना। तो लिमिट को सॉल्व कैसे किया जाए? ठीक, लिमिट को सॉल्व करने के ऊपर एक बात मैं आपको बता दूं। देखिए लिमिट हम तभी यूज़ करते हैं जब फलन में लिमिट रखते समय जो हमारी फॉर्म है वो 0/0 की ना बने, यानी इनडिटर्मिनेट फॉर्म ना बने। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, लिमिट तभी यूज करते हैं जब 0/0 की फॉर्म ना बने, यानी 0/1 है तो चलेगा, 1/0 है तो चलेगा, और आपकी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है 5/5 सपोज तो भी चलेगा। बट 0/0 की कंडीशन बन रही हो तो फिर इस स्थिति में हम लिमिट पुट नहीं करेंगे। ठीक है, यानी हमारे पास कोई फंक्शन है f(x), कोई फंक्शन f(x) है और इस फंक्शन को हम x बराबर a पर लिमिट निकाल रहे हैं, तो फिर आप क्या करेंगे? आप फंक्शन की बनावट को देखिए, आप फंक्शन की बनावट को देखिए, तो वहाँ देखिए आप क्या फंक्शन में 0/0 की कंडीशन तो नहीं बन रही है। अगर 0/0 की कंडीशन नहीं बन रही हो तो फिर आप डायरेक्ट लिमिट लगा दीजिए,
यानी उसमें x की जगह पर a लगा दीजिए और सॉल्व करके जो भी वैल्यू आएगी वो आपका आंसर होगा। ठीक है, आप डायरेक्ट लिमिट लगाइए, लिमिट लगाओ। कब लगाएंगे आप डायरेक्ट लिमिट? जब 0/0 की कंडीशन ना बन रही हो। ठीक है, और अगर दूसरा केस क्या है, अगर 0/0 की कंडीशन बन रही है, लिमिट हमने माइंड में मन में ही रख के चेक कर ली हमने कि देखा कि हमने ये लिमिट लगाई तो ऊपर सॉल्व किया नीचे सॉल्व किया, क्या 0/0 बन रहा है? तो बन रहा है, सपोज आ गया बन रहा है। तो फिर 0/0 की कंडीशन बन रही हो तो फिर आप देखिए क्या उस फंक्शन में को क्या फैक्टराइज किया जा सकता है, उस फंक्शन को रैशनलाइजेशन किया जा सकता है, यानी परिमेयकरण उसका किया जा सकता है क्या? अगर किया जा सकता है तो फिर आप करिए, और जब तक उसको आप सॉल्व कीजिए जब तक वो 0/0 की कंडीशन फॉर्म जो है वहाँ से हट ना जाए, और जैसे ही वो फॉर्म हट जाए फिर आप लिमिट लगाइए। ठीक है, यानी अगर फैक्टराइज यानी गुणनखंड किया जा सके तो गुणनखंड करिए, गुणनखंडित करो, परिमेयकरण करो, और अगर इन दोनों के सहारे से या किसी एक के सहारे से जो कंडीशन 0/0 की बन रही है अगर वो हट सकती है तो उसे हटाइए, और हटाने के बाद आप लिमिट का यूज़ कीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है लिमिट को सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है।